ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करती है, तो निश्चित रूप से जहां जिस तरह से इस तरह का विषय संज्ञान में आता है, उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हमारे जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से उनको रीइंफोर्स करने, उनको रिजुविनेट करने, उनको वापस लोगों तक पहुंचे, उसके क्षेत्र में काम करने वाले जो है कलाकार और कलावंत हैं, उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission, may I ask a broader policy question pertaining to culture? You know, India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. And there are various strains, various influences, various confluences which have gone into shaping the syncretic idea of India. My question, Mr. Speaker, sir, to the Honourable Minister through you is, does the government believe in the multicultural, multilingual, pluralistic, multi-ethnic ethos of India? And if it does believe that India is in fact a syncretic continuum of different confluences, what is the government doing to promote this very pluralistic idea of India? माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से कहीं संबद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत विस्तृत जो है पॉलिसी मैटर पर प्रश्न किया, लेकिन आपकी अनुमति से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भारत की संस्कृति में निश्चित रूप से हजारों साल तक सभ्यतागत विकास हुआ। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस हजारों साल का जो विकास का क्रम था, उस विकास को क्रम को जानने, पहचानने, खोजने और समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, सामान्यतः एक्सकेवेटेड साइट्स को, चाहे दिल्ली के पुराना किला में जहां हम 7 जो है डिफरेंट ईरा को एक साथ में देख सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को साथ में देख सकते हैं, उससे की सभ्यता और आर्कियोलॉजी को एक साथ हम समझ सकते हैं। वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद, साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद में दुनिया भर में इस तरह की परंपरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को अबेंडन कर देते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल करके उसको छोड़ दी जाती है, ताकि भविष्य में कभी कोई उसमें और अगर अनुसंधान करे तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वडनगर की आर्कियोलॉजिकल साइट को हमने एक एक्सपीरियंस जोन में गुजरात सरकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर के बदला, और उसका परिणाम यह था कि जो कोई भी वहां गया उसके मन में भारत के प्रति एक गर्व, भारत के इस उद्विकास के प्रति एक गर्व का भाव जो है वो समाहित हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक नई योजना देश नाम से जो दिया, उससे एक नई योजना इस तरह की घोषित की है, जिसमें हम 15 संरक्षित ऐसे स्थल जहां एक्सकेवेशन हुआ है, जहां हम इस पूरी कंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर सकें, लोग देख सकें, समझ सकें भारत ने किस तरह से जो है पिछले 10,000 साल की विकास यात्रा पूरी की है, उनको एक्सपीरियंस जोन बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, जिसकी इस सदन की शायद हर पत्थर गवाह होगा, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सम्मान, इस विश्वास और विचार के साथ में काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबका साथ करते हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास करते हुए और साथ में सभी धाराओं का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। देश के गरीब के घर में जाकर के वो किस जाति, संप्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, उसको जाकर के देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, श्री चौहान रविंद्र बसंत राव। क्वेश्चन नंबर 26। माननीय मंत्री महोदय। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग,
अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए। जहाँ तक बीमा क्षेत्र के विकास के लिए और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए IRDA का एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। कंपनियों पर IRDA निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में IRDA की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे जो कर्मचारियों को आता है वो IRDA के माध्यम से उन कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बीमा पॉलिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि IRDA के माध्यम से सारा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जहाँ तक बीमा सेटलमेंट का बात माननीय सदस्य ने किया है, अगर आप देखें तो 24-25 में जीवन बीमा के तहत जहाँ 6,30,171 लोगों का बीमा सेटलमेंट हुआ है, साधारण बीमा में 1,06,777, स्वास्थ्य बीमा में 99,032, कुल मिला के 8,35,980 बीमा सेटलमेंट किया गया है। इसमें ये पूछ रहे अपील का प्रावधान भी है कि कोई सारा प्रावधान है IRDA के व्यवस्था में सब दिया गया है, लोकपाल का भी व्यवस्था है उसमें। अच्छा, ठीक है। श्री सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि बीमा की विभिन्न योजनाएं जो 2014 के बाद प्रारंभ हुई, उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें संचयी नामांकन 56 करोड़ हुआ है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि ये वित्त मंत्रालय ने एक बेहतर प्रबंधन दिया, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंच बन सके, इस हेतु क्या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुंच बढ़ा सके, इसके लिए कोई प्रत्येक नागरिक को सुलभता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज प्राप्त हो सके, इसके लिए कोई योजना बनाएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले बताया कि 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम आदमी का कल्याण के साथ साथ उसकी बीमा भी हो सके, ऐसी तमाम योजना लेकर के हमारी सरकार आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा, किसान के लिए भी बीमा लेकर के आई, ऐसे तमाम अन्य बीमा चीज़ों लेकर के आई। अभी सदस्य ने पहले बताया कि जहाँ तक जीवन ज्योति योजना का मामला बताया उन्होंने, वहाँ 26.32 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है, नामांकन किया, जिसमें 50% महिलाएं हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री सुरक्षा में माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि 56.15 करोड़ लोग नामित हुए, जिसमें 50% महिलाएं हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम व्यक्ति तक को इसको बीमा को पहुँचाने का काम किया जाए। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Thank you. I've got a question for the Honourable Minister, who is also here. Following the question my colleague asked on the question of general insurance and especially medical insurance. So the Minister mentioned that of the complaints made to the IRDA through the Bima Bharosa, he said most of them were in the life insurance and 99,000 claims have been settled via this portal in the field of medical insurance. Now, sir, all of us, every single one of us here, have parents or relatives who have gone through small surgical procedures at private hospitals, and for the sum of 3 lakhs, 4 lakhs, under 5 lakhs, sir, they either try and do excessive delay in paying the money, or they try and curtail the amount. The attitude is how not to pay the money. And apart from going to a consumer forum, which is a very lengthy process for most of us, the Bima Bharosa portal does not work. I mean, in a country of our size, the very fact that only 99,000 claims have been processed, I think if we add all of us together, only we would get to 40,000 claims. So 99,000 claims. So, sir, can you do something to make it a little more stringent?
Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो हमारा इरडाई के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र है, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बीमा भरोसा पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, उसके अलावा भी पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, सीपी ग्राम्स भी है, सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, इरडा का एकीकृत शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को नियमित मॉनिटरिंग भी होती है और इसके अलावा बीमा ओम्बुड्समैन भी है, जहां पर ग्राहक शिकायत निवारण संस्तुत न होने पर अपील भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर रामजी लाल जी। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीमा के नाम पर पंजाब पीएनबी, मेटलाइट, स्टेट बैंक, मेटलाइट करके कंपनियां काम बीमा का कर रही हैं और आम जनता ये समझकर कि ये पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है और उसमें बीमा कराती हैं और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से मैं अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का टांडा में पंजाब नेशनल बैंक में लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने पीएनबी मेटलाइट के अंतर्गत पैसा जमा किया और उसका धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि इरडाई द्वारा इसकी सारी व्यवस्था तमाम तरीके हैं, लेकिन माननीय सदस्य के अगर क्षेत्र का कोई विषय है, स्पेसिफिक कोई होगा तो बताएंगे, मैं दिखा लूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 डॉक्टर मोहम्मद जावेद। माननीय मंत्री महोदय, की पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट